हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। बड़े लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सॉलिड स्टेट आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ना। बिल्कुल एकदम इसको बोल सकते हैं कि 3D विजुअलाइजेशन वाला टॉपिक है। मतलब जब तक इसको 3D विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें कंटेंट पढ़ना है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक देख लीजिए आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपका है कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। सेकंड में देख लीजिए आपका क्या होगा कि सॉलिड जो किससे मिल करके बना होता है, सबसे उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, कहने का सेंस है यूनिट सेल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है और उन्हीं यूनिट सेल से मिल करके बना होता है क्रिस्टल लैटिस, उसके बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, है ना। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का आपका एनालिसिस करना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एक क्यूबिक क्रिस्टल में कितना होगा, है ना, वो कैलकुलेट करना होगा आपका। ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको कैलकुलेट करना होगा। इन सब चीज़ों का डिस्कशन एकदम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एनसीईआरटी में मिलेंगे इससे रिलेटेड, और काफ़ी अच्छे मतलब प्रॉब्लम इसमें सेट होते हैं, है ना। मतलब आप यदि 3D विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे ना तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन होता बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आपका एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक, जिस एटम से मिलकर के सॉलिड बना होगा उसका एटॉमिक रेडियस निकालना होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, है ना, वो निकालना रहेगा। फिर देख लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना रहेगा। वॉइड्स, वॉइड्स मीन्स होता है आपका स्पेस, जो वैकेंट स्पेस बच जाता है उसके बारे में वो निकालना रहेगा आपका, है ना, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में। नेक्स्ट देख लीजिए आपका पैकिंग कंस्टिट्यूएंट्स इन क्रिस्टल, है ना। फिर आपका क्या हुआ, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब टॉपिक को क्या करना होगा, डील करना होगा। ठीक है। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, है ना, कुछ फेमस आयनिक कंपाउंड जैसे आपका क्या हुआ, आपका NaCl हो गया, CsCl हो गया, ये एक्चुअली कॉमा है, CsCl हो गया, ZnS हो गया, Ab2 टाइप क्रिस्टल हो गया जिसको लोग फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, A2B टाइप क्रिस्टल हो गया, है ना, जिसको लोग क्या बोलते हैं जी, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बारे में स्टडी करना है। फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड, सॉलिड में क्या सब इम्परफेक्शन आपको देखने को मिल सकता है उसके बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में स्टडी करना है। मतलब आपका क्या हुआ, टोटल 9 टॉपिक के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक करके क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में देखिए आपका जो ये बिल्कुल कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, आपका ये फर्स्ट देख लीजिए आपका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम भी होता है। मतलब कहने का सेंस हुआ कि उसका शेप जो होता है वो चेंज नहीं होगा, है ना। आज मान लीजिए आप क्लासरूम में आए, ठीक है, बेंच को देखिए जिस शेप में था, तो कल होकर क्या बेंच गोल हो जाएगा क्या, नहीं ना। ठीक है, मतलब जिस शेप में रहेगा आपका वही शेप रहेगा, मतलब डिफिनिट शेप होता है। ठीक है ना। वॉल्यूम भी उसका क्या होता है, आपका फिक्स होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका हाई डेंसिटी एंड लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। डेंसिटी काफ़ी हाई होगा। डेंसिटी तो समझते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आपका कंटेंट कर रहा है, ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर देख लीजिए लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब उसको दबाएंगे ना तो दबेगा नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है ना आपका। उसको आप प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा जी, आपका वो दबेगा नहीं, मतलब वो आपका क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर सकता है प्रेशर अप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपका वेरी स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में समझते हैं ना, गैस स्टेट तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, गैस स्टेट भी जस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बता देंगे आप लोग को, बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गैस स्टेट तो क्या होगा आपका वेरी स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस रहता है ना, मतलब इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। जैसे मान लीजिए क्या है कि घर में अगरबत्ती जल रहा है, ठीक है, अगरबत्ती जल रहा है तो उसका स्मोक क्या होता है, पूरा का पूरा उसका फ्रेग्रेंस पूरे सारे कमरे में, है ना, स्प्रेड होता है। तो क्या मतलब वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद होता है क्या, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब जनरली ऐसे ही जलते रहता है, फिर उसका स्मोक अपने आप क्या होता है, पूरे चारों तरफ स्प्रेड करता है और उसका फ्रेग्रेंस हम लोग को मिलता है। ठीक है,
तो वो क्या आपका हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो गया, है ना। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए वाटर में क्या करते हैं, किसी भी कलर को डालते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो पूरा का पूरा वाटर, जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास में ले लेते हैं वाटर, है ना, उसमें एक बूंद कोई भी कलर डाल देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना, पूरा का पूरा ग्लास का पानी आपका क्या होता है, कलर्ड हो जाता है, जिस कलर को भी डालते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो वहाँ पे क्या होता है ना आपका कि विदाउट अप्लाइंग, बिना हम प्रेशर अप्लाई किए, बिना स्टीरिंग किए हुए देख लेंगे, बिना स्टीरिंग किए हुए देखिएगा कि बिल्कुल पूरी तरह मिक्स होता है, तो वहाँ पे क्या आपका लिक्विड का डिफ्यूजन हो गया, है ना। गैस का आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया, लिक्विड का डिफ्यूजन समझ में आ गया। बट हम सॉलिड की कैसे बात करेंगे, मतलब दो सॉलिड को एक साथ ला करके चिपका देंगे, तो वहाँ पे इसका मॉलिक्यूल उसमें नहीं और उसका मॉलिक्यूल उसमें नहीं ट्रांसफ़र होगा, जल्दी नहीं होगा, है ना। होता है लेकिन काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो, इतना स्लो कि आप उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं ना, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो वही होता है वेरी स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझ में आना, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। गैस में आपको बता दिया अगरबत्ती का कैसे स्मोक चारों तरफ फैलता है, या मान लीजिए घर में मम्मी ये किचन में चिकन बना रही होती है ना, तो उसका स्मेल चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आनंदित होते हैं हम लोग, वाओ आज चिकन खाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपका हुआ, वहाँ भी आपका क्या हुआ जी कि डिफ्यूज़न का ही आपका ये प्रोसेस हुआ। ठीक है ना, वहाँ पे गैस का डिफ्यूज़न हुआ। ठीक है, फिर लिक्विड का डिफ्यूज़न आप समझ ही रहे हैं कि कलर को मिला देंगे वाटर में तो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा विदाउट स्टीरिंग, बिना मिलाए हुए, है ना, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो क्या होगा, पूरी तरह धीरे धीरे कर, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपका क्या होगा जी, धीरे धीरे करके वो मिक्स हो जाएगा। तो वो आपका क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इनटू लिक्विड हो गया। ठीक है, और सॉलिड को चिपका के रख देंगे तो वहाँ पे मिक्स नहीं होगा, जल्दी मिक्स नहीं होगा, बहुत ही स्लोली मिक्स होगा, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं ना, तो इसलिए लिखा है आपका वेरी स्लो डिफ्यूजन। वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर समझते हैं ना, वेपर का प्रेशर। अब सॉलिड का वेपर जो होता है ना काफ़ी कम निकलता है ना, सॉलिड वेपराइज काफ़ी कम होता है, एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका क्या होगा, इसके द्वारा प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाएगा वो भी कम होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड का काफ़ी हाई होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। वैसे डिफरेंट आपका क्या होगा, सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, सबके नेचर पे डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हाई होगा, क्यों होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इन सब पाँचों जो भी प्रॉपर्टीज़ है सबका कुछ तो कॉज होगा, है ना, किसी न किसी पार्टिकुलर कॉज के कारण ही ये सब आपका एकदम अलग तरीके का प्रॉपर्टीज शो कर रहा है गैस से लिक्विड से। ठीक है ना, तो सबका जितने भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख रहे हैं सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉज है। गेस करिए क्या कॉज होगा, कर सकते हैं गेस, बिल्कुल भी एकदम आसान है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। कैसे रिस्पॉन्सिबल है तो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मॉलिक्यूल, दो ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है ये दोनों मॉलिक्यूल है। अब देखिए सॉलिड स्टेट में होता क्या है, देखिए ये आपका सब्सटेंस का स्टेट जो होता है, मेनली स्टेट जो होता है, तीन स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना। कैसे ये एराइज हुआ है ना, ये आपका स्टेट कैसे एराइज हुआ है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वो एराइज सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंस के कारण आपका एराइज हुआ है। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहे हैं, है ना। मतलब क्या आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन डिफरेंट फेज आपका किसी भी सब्सटेंस का एराइज जो हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है जी, सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब देखिए सॉलिड के कैसी बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए, मान लीजिए आपका सॉलिड हो गया, है ना। चलिए ये हम बात करते हैं, थोड़ा सा लिक्विड की बात कर लेते हैं, ये आपका लिक्विड हो गया, ठीक है ना। और फिर गैस की बात कर लेते हैं, ये आपका गैस हो गया, है ना। इन तीनों सिस्टम में देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, देखिए यूनिवर्सल लॉ है, जानते होंगे आप लोग यूनिवर्सल लॉ, कि दो मास पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही, है ना। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है ना, कि दो पार्टिकल के बीच आपका क्या होगा जी, आपका मास पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही। तो ये भी दोनों मास पार्टिकल, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही। यहाँ भी दोनों मास पार्टिकल है, तब का क्या होगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भी। यहाँ भी पार्टिकल है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका है, जब का इसी को हम लोग बोलेंगे, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी को हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, है ना।
और यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, देखिए सेम पार्टिकल के बीच में लग रहा है तो इसको बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम पार्टिकल के बीच में, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। यहाँ देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, यहाँ भी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। देखिए इसको हम Fs से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम Fl से, लिक्विड के लिए Fl से। यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको Fg से रिप्रेजेंट करती है। अब इस तीनों को कंपैरिजन करेंगे, है ना, तीनों को कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए ये तीनों का तीनों पार्टिकल बिल्कुल सेम टाइप का होता है ना, बिल्कुल सेम टाइप का होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए इसको इस पार्टिकल को ले लीजिए H2O, ये भी पार्टिकल 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 H2O। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, आपका H2O सब जगह है, तीनों का अलग अलग, मतलब समझ रहे हैं ना। H2O का सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, H2O का लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं और H2O का गैस फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना आपका कि ये जो सॉलिड स्टेट में जो आपका होगा, जब आपका फोर्स जो लग रहा है आपका Fs, है ना, फिर आपका जो लिक्विड स्टेट में लग रहा है जब आपका Fl, और फिर जब आपका गैस स्टेट में लग रहा है, इन तीनों में आपका क्या होगा ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होगा। और डिफरेंसेस ये होगा, देख लीजिए, मतलब सॉलिड में जो आपका फोर्स लग रहा होगा जब का, वो लिक्विड में जो लग रहा होगा उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड में जो लग रहा होगा गैस के कंपेरिजन में क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? इसी कारण क्या होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को वेरी स्ट्रांगली, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के कारण ये काफ़ी क्लोज आएगा, है ना, काफ़ी क्लोज आएगा। इसमें क्लोजनेस नहीं आया, है ना, इसमें आपका क्या क्लोजनेस बिल्कुल भी नहीं आया। कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ जी, ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज आया, है ना। यहाँ पे उतना ज़्यादा क्लोज नहीं आया और यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल भी क्लोज नहीं आया। तो देखिए इसके क्लोज आने के कारण क्या होगा, जबका इसका वॉल्यूम जो होगा, जबका, है ना, वॉल्यूम, है ना, कम हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा और इसका बहुत ज़्यादा होगा, है ना, वॉल्यूम। कोई दिक्कत है? देखिए क्लोज आने के कारण क्या होगा ना, बिल्कुल एक दूसरे को टाइटली एकदम ट्रैप कर चुका है ना, फिक्स कर चुका है, एकदम पकड़ के जकड़ के रखे हुए। तो इस कारण से ये मॉलिक्यूल हिल नहीं सकता अपने पोजीशन से, ये मॉलिक्यूल हिल नहीं सकता अपने पोजीशन से, है ना। ये तो हिल सकता है क्योंकि उतना स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्टेड है, ये बिल्कुल भी हिल सकता है ना, बिल्कुल एकदम इधर उधर फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पे क्या है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, यहाँ पे फ्रीली मूव थोड़ा कर सकता है, यहाँ पे फ्रीली मूव बिल्कुल कर सकता है एकदम अच्छी तरह से। यहाँ पे नहीं करने के कारण क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकता है तो क्या देगा आपका जी, क्या देगा ये डिफिनिट शेप देगा। क्यों फ्रीली मूव नहीं कर सकता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका ये जो है, ये काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा। इस कारण से एक दूसरे को एकदम ट्रैप करके रखे हुए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? इस कारण से ये अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकता है, इधर उधर डेविएट नहीं हो सकता, डिसलोकेट नहीं हो सकता है। और इसी कारण से क्या होता है, इसके पास डिफिनिट शेप भी होता है ना। कोई दिक्कत है? चलिए वॉल्यूम की भी बात कर ही लेते हैं। जब आपको बताया कि इसका आपका क्या होगा ना, ये अपने पोजीशन से एकदम बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, जबका ये आपका जितना वॉल्यूम, जितने जगह में टोटल का टोटल मॉलिक्यूल्स है उतने ही जगह में रहेगा, ना ही वो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। मतलब वॉल्यूम भी क्या रहेगा, उसका डिफिनिट रहेगा। एकदम बात समझ आ रही ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जबका अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, जबका चेंज भी नहीं होगा। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ क्या होता है आपका जी, अपने पोजीशन से तो बिल्कुल इधर उधर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इस कारण से इसका वॉल्यूम क्या होता है ना आपका, फिक्स नहीं होता है। आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उस पूरे का पूरे कंटेनर में क्या करेगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पोजीशन से इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता है कि जिससे वॉल्यूम चेंज कर जाए। शेप बिगड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन आपका क्या होगा, जब का वॉल्यूम इसका क्या होगा, आपका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बिल्कुल एक्सपैंड उतना ज़्यादा नहीं करेगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा टेम्परेचर वगैरह के बढ़ाने के बाद, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए आपका यहाँ देखिए आपका क्या होगा, हाई डेंसिटी। अब देखिए हाई डेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है? डेंसिटी का मतलब समझिए आप, है ना। डेंसिटी का मतलब समझिए, डेंसिटी मतलब क्या आपका हो गया जिसका कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है ना। यूनिट वॉल्यूम आपका क्या है, कितना मास है। मान लीजिए हम इस वॉल्यूम को लिए हैं, ये कंटेनर है, ठीक है। दिख तो रहा है 2D, लेकिन आप समझिए इसको 3D। समझदार हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इस वॉल्यूम में इतना मॉलिक्यूल्स लिए हैं और एक और सेम इतना ही बड़ा वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। स्केल से मेजर करके देख लीजिएगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए
देखिए इस दोनों वॉल्यूम में देखिए जी, इसमें कितना नंबर पार्टिकल्स है, देख लीजिए तो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 14 पार्टिकल है और इसमें मात्र 4 पार्टिकल है। बताइए यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में मात्र 4 पार्टिकल आया और इस यूनिट वॉल्यूम में, है ना, पार्टिकुलर फिक्स, दोनों का दोनों वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, सेम है ना, तो इसमें 14 पार्टिकल आया। बताइए मास किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, मास किस में कम हुआ, इसमें कम हुआ, है ना। और एक और चीज़ बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये रहा आपका गैस का, है ना, तो देखिए ये रहा आपका सॉलिड का, है ना, ये रहा आपका लिक्विड का और ये रहा आपका गैस का, ठीक है। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में देख लीजिए तो जी सबका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में आया, इसमें क्यों आया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो अपने आप मतलब अपने और मतलब सॉरी अपने पड़ोसी को, है ना, अपने पड़ोसी वाले आइटम को, बिल्कुल बगल वाले आइटम को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, काफ़ी क्लोज आएगा, तो क्लोज आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर पार्टिकल्स आएगा। एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जा रहा है, इस कारण से क्या होगा, जबकि उतना ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा तो उतना ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा, तो यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, नंबर पार्टिकल्स कम आएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है तो ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी सेपरेटेड रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, तो इस कारण से यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे नंबर पार्टिकल्स कम आएगा, मास कम आएगा। डेंसिटी का मतलब होता है, ये डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम सब में फिक्स किए है ना, वॉल्यूम इसमें 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 सब में फिक्स है, कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, सब में आपका क्या है, वॉल्यूम फिक्स है भी, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें मास ज़्यादा है। मास क्यों ज़्यादा है जी आपका, क्योंकि पार्टिकल्स, नंबर पार्टिकल्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मास ज़्यादा होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो मास कम, यहाँ पे पार्टिकल्स और कम तो मास कम, ठीक है। तो मास ज़्यादा मीन्स डेंसिटी ज़्यादा, मीन्स देख लीजिए आपका कहाँ गया जी आपका हाई डेंसिटी। क्लियर हुआ, किस कारण से हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से, ठीक है। चलिए लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, अब देखिए तो इसके बीच में स्पेस ही नहीं बचा है, आप इसको दबाएंगे कहाँ जाएगा ये, है ना, समझ बात आ रही है ना। अब एटम तो दब नहीं सकता है, एटम दब नहीं सकता, याद रखिएगा। एटम ऐसा नहीं, एटम स्पंजी नहीं होता है, एटम बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल रिजिड होता है ना, बिल्कुल रिजिड स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। उसको आप कॉम्प्रेस नहीं, मतलब उसको प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, बात एकदम समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल एटम एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल चिपका हुआ है, कोई स्पेस तक नहीं छोड़ा है, तो कहाँ से ये कॉम्प्रेसिबल होगा, है ना। इसलिए इसका क्या होता है, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसमें देखिए तो आपका एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में आपका क्या है, डिस्टेंस कुछ है, कुछ तो है, तो यहाँ पे कंप्रेस करेंगे तो क्या हो सकता है, कॉम्प्रेसिबल हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जी, तो यहाँ पे कंप्रेस करेंगे तो और भी ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा लो कॉम्प्रेसिबिलिटी आपका क्या हुआ, इसी में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है, चलिए तो ये आपका लो कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गया। वेरी स्लो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्यों होता है, समझिए इस चीज़ को। डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पे, है ना, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पे। अब यहाँ देखिए तो क्या, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा कम है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे आपका क्या है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है, बिल्कुल भी ये गैस के कंडीशन में आपका क्या है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है। इस कारण से क्या आपका होगा जी, यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे मूव कर सकता है मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी है, थोड़ा सा है ना, बट इसके पास नहीं है। ये अपनी पोजीशन से मूव कर ही नहीं सकता है, तो मूव जब तक नहीं करेगा तब तक दूसरे किसी भी सॉलिड में जाकर कैसे मिलेगा। बस यही चीज़ है कि इसके पास क्या होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है। और क्यों होता है वेरी स्लो, क्यों हुआ जी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबका एक ही कॉज है, समझ बात आ रही ना, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। वेपर प्रेशर की बात करते हैं, फिर से वही बात आ गया, वेपर प्रेशर क्या, तो वेपर प्रेशर देखिए वेपर कैसे क्रिएट होता है। देख लीजिए, मान लीजिए सॉलिड है, ये है ना, ये आपका सॉलिड है। अब बताइए ये मॉलिक्यूल्स होगा, सरफेस का मॉलिक्यूल्स होगा, जबकि सरफेस का मॉलिक्यूल थोड़ा सा मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। देखिए जो सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, ये जब तक कि सॉलिड को छोड़ करके ये ऊपर एटमॉस्फेयर में चला नहीं जाता है तब तक वेपर आपका क्रिएट होगा नहीं। कोई दिक्कत है। अब बताइए जाएगा कैसे जाएगा, ये तो अंदर वाले पार्टिकल्स के कारण एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। इसको क्या कि इसके इस सरफेस के मॉलिक्यूल का क्या कर चुका है, जबकि इसके अंदर का सॉलिड के अंदर का पार्टिकल क्या कर चुका है,
काफ़ी एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल बाउंड करके रखा हुआ है। तो ये कैसे उड़ेगा, तो उड़ेगा नहीं तो वेपर कैसे क्रिएट करेगा, और जब वेपर क्रिएट नहीं कर रहा तो वेपर का अमाउंट मान लीजिए एक दो उड़ भी जाता है ना, बिल्कुल मान लीजिए बहुत सारा सॉल्युबल सब्सटेंस भी तो होता है ना आपका, तो मान लीजिए थोड़ा सा क्या करता है वेपर में कन्वर्ट हो भी जाता है, तो उतना तो ज़्यादा नहीं होगा जितना आपका क्या होगा जी उस केस में होगा, लिक्विड के केस में, समझ बता रही ना। तो इस कारण से आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका वेपर का प्रेशर जो होगा, जो आपका वेपर जो क्रिएट होगा, वेपर जो क्रिएट होगा उसका अमाउंट ही कम होगा, और अमाउंट कम होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। और उसका रीजन कौन बना, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता तो ये आपका क्या होता है जी, आपका ये उड़ सकता था, है ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इस कारण से ये वेपर में कन्वर्ट हुआ नहीं और वेपर प्रेशर कम हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, समझिए इस चीज़ को। मेल्ट करना पॉइंट, है ना, मतलब किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। तो पहले बताया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका जी, काफ़ी हाई होता है। वेपर इसका क्या होता है, काफ़ी लो होता है ना, वेपर प्रेशर। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, समझिए इस चीज़ को। हम क्या करेंगे ना, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे। जैसे मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो इसको हीट करेंगे ना, तो जो भी अमाउंट ऑफ मतलब हीट का जो एनर्जी होगा जिसका, वो जाएगा सॉलिड में, और जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको वीकर करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा। बात समझ में आ रही ना आपका। इसका हीट का क्या काम होगा जिसका, और ये मेल्ट तो तभी हो सकता है ना जब सेपरेशन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, मतलब ये आपका सॉलिड में है, काफ़ी चिपका हुआ है इसका मॉलिक्यूल्स, इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस को बढ़ाना है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को बढ़ाना। अरे ये आपका क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मीन्स आपका इस तरह से कन्वर्ट होगा, इस तरह में जाएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन ये आपका क्या है, ये जो आपका है ये तो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रांगली चिपका हुआ है, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से। तो क्या करेंगे, इसको हीट जैसे ही करेंगे तो हीट एनर्जी का इस्तेमाल होगा प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करने में, और उसको रिड्यूस करने में इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, जबकि वो आपका ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या होगा जी, बिल्कुल ये ब्रेक करेगा, टूटेगा, और टूट करके क्या आपका अलग होगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा ना, कोई दिक्कत है। तो ये बिल्कुल एकदम छोटा सा टॉपिक था, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था। इसमें सबका कॉज आप लिख दीजिएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, है ना, लिख सकते हैं। और ये पांचों का क्या होता है आपका, कॉजेज क्रिएट होता है। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जो आपको क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड होगा, ठीक है। तो डील करेंगे वहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय।